पॉइंट्स है, जो वन लाइनर है, वो डिस्कस करता हूँ इस पार्टिकुलर सेशन के माध्यम से। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में तो दोस्तों आज के इस पार्ट में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बैलेंस शीट को। और दोस्तों कुल मिलाकर हम लोग 150 क्वेश्चन कवर करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। तो होपफुली आपको लेसन पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अ बैलेंस शीट कंप्राइजेज एसेट, लायबिलिटी एंड वांट। तो दोस्तों बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होता है। तो दोस्तों तीसरा जो चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश इज एनीथिंग दैट हैज वैल्यू एंड ऑन बाय अ कंपनी। तो ये क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका वैल्यू होता है और एक कंपनी के द्वारा खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं एसेट। एसेट किसी कंपनी के द्वारा खरीदा जाता है और उसका अपना एक वैल्यू होता है। डैश और डैश इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है। आपको कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। डैश और डैश इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर। दोस्तों जो शेयर होल्डर जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसे या तो हम कैपिटल कहेंगे यानी तो हम उसे इक्विटी कहेंगे। इन बैलेंस शीट एसेट्स आर इक्वल टू सम ऑफ लायबिलिटी एंड। दोस्तों बैलेंस शीट में एसेट्स जो होता है वो तो दोस्तों देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बैलेंस शीट में एसेट किसके किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ लायबिलिटी एंड। तो दोस्तों सम ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ लायबिलिटी और क्या होता है दोस्तों, इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश आर द टूल्स विद द हेल्प ऑफ विच इनकम और बिजनेस इनकम इन अ बिजनेस इज अर्न। ठीक है, तो उस टूल का क्या नाम है आपसे पूछा गया है, इसके थ्रू बिजनेस अर्न होता है। दोस्तों एसेट होता है, एसेट एक टूल्स होता है दोस्तों। एसेट बेसिकली एक टूल होता है इसके थ्रू इनकम इन अ बिजनेस इज अर्न। नेक्स्ट कंसेप्ट है, एसेट इज ऑल्सो नोन एज डैश और डैश फंड एंड दीज हैव डैश बैलेंस। तो एसेट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एसेट को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी तो दोस्तों इसे हम लोग यूज ऑफ फंड कहते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड बोले या उसे हम क्या बोले, यूज ऑफ फंड बोले। ठीक है, यूज ऑफ फंड बोले। और दोस्तों इसका बैलेंस क्या होता है, और दोस्तों इसका बैलेंस होता है दोस्तों डेबिट बैलेंस होता है। एसेट का हमेशा कैसा बैलेंस होता है दोस्तों, डेबिट बैलेंस होता है। द एसेट आर ग्रुप इनटू करंट एंड लॉन्ग टर्म एसेट टू रिफ्लेक्ट द। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, आखिर हम क्यों एसेट को क्लासिफाई करते हैं करंट और लॉन्ग टर्म एसेट में। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्ट करता है ईज ऑफ लिक्विडेटिंग ईच एसेट, ईज ऑफ लिक्विडेटिंग ईच एसेट। ठीक है, तो दोस्तों कितना आसानी से आप लिक्विडेट कर सकते हैं वो ये रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल फॉर द नॉन टेंजिबल एसेट, आप बताइए कुछ नॉन टेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल बताइए दोस्तों। तो नॉन टेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और गुडविल। ठीक है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और गुडविल। तो दोस्तों ये तीन जो मैंने आपको बताया ये क्या है, बेसिकली ये आपका एग्जाम्पल है किसका, तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों आपका नॉन टेंजिबल एसेट का। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टेंजिबल एसेट। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में, डैश इंक्लूड द कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस एंड ऑल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद एन ईयर। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, करंट एसेट कहते हैं। ये तो सिंपल सा चीज़ है, करंट एसेट को आप एक साल में कैश में बदल सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर आपका कैश आएगा, सॉरी करंट एसेट, इसके अंदर कैश आएगा, अकाउंट रिसीवेबल आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा और वो भी कुछ भी आएगा जिसको हम लोग कैश एक साल में बदल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद लॉन्ग टर्म्स एसेट आर आल्सो कॉल्ड एज। दोस्तों लॉन्ग टर्म एसेट को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम लोग फिक्स एसेट भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फिक्स एसेट भी कहते हैं। यानी तो फिक्स एसेट नहीं तो आप ब्लॉक एसेट भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, एंड इंक्लूड्स के अंदर लैंड आता है, बिल्डिंग आएगा, मशीनरी आएगा, इसको हम लोग बिजनेस के कनेक्शन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है डैश आर डेब्ट ऑन्ड बाय द बिजनेस, दीज आर क्लेम ऑफ द क्रेडिटर अगेंस्ट एसेट ऑफ द बिजनेस। तो दोस्तों डेब्ट को क्या कहते हैं जो कि बिजनेस ऑन करती है, तो दोस्तों उस डेब्ट को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। सो डेब्ट आर कॉल्ड एज लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आर डेब्ट ऑन बाय द बिजनेस। और दोस्तों ये क्लेम होता है क्रेडिटर का अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस। डैश आर अकाउंट पेबल, accrued expense, tax payable, the current due within 1 year portion of the long term debt and any other obligation due within a year। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा होता है करंट लायबिलिटी। तो दोस्तों नाम ही है, एक साल में है ना, तो अकाउंट पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, टैक्स पेबल, सो दीज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी। ठीक है। डैश आर डेब्ट दैट मस्ट बी रिपेड बाय द बिजनेस इन मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो दोस्तों उस डेब्ट को क्या कहते हैं जो कि बिजनेस के द्वारा रिपे किया जाएगा इन मोर देन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नाम में ही है दोस्तों, नाम में ही आपका क्या कि डेब्ट विच मस्ट बी रिपेड बाय द बिजनेस इन मोर देन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है डैश इज इक्वल टू रिपोर्टेड एसेट माइनस रिपोर्टेड लायबिलिटी। तो रिपोर्टेड एसेट माइनस रिपोर्टेड लायबिलिटी के उसको क्या किसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं दोस्तों नेटवर्थ को। नेटवर्थ इज इक्वल टू रिपोर्टेड एसेट माइनस रिपोर्टेड लायबिलिटी। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फंड नेटवर्थ इज नोन एज, सोल प्रोप्राइटरशिप फंड के केस में नेटवर्थ को हम लोग ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। सो नेटवर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फंड। दोस्तों उसके बाद करंट रेशियो, क्विक रेशियो, आपका नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल गैप बिलोंग्स टू डैश रिक्वेस्ट रेशियो। तो दोस्तों उसमें क्या है, करंट रेशियो हुआ दोस्तों, आपका क्विक रेशियो हुआ, नेट वर्किंग कैपिटल हुआ, वर्किंग कैपिटल गैप हुआ, ये किस ग्रुप ऑफ रेशियो को बिलोंग करता है दोस्तों, तो ये दोस्तों बिलोंग करता है लिक्विडिटी ग्रुप को। इट बिलोंग्स टू लिक्विडिटी ग्रुप ऑफ रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, नेटवर्थ, टेंजिबल नेटवर्थ बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ रेशियो। तो दोस्तों ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, नेटवर्थ है, ये सब बिलोंग करता है दोस्तों सॉल्वेंसी ग्रुप। It belongs to what? It belongs to solvency group. Stock to ratio, debtor velocity ratio, creditor velocity ratio belongs to which group of ratio? दोस्तों ये सब जो आपका ये है रेशियो है, ये बिलोंग करता है एक्टिविटी ग्रुप। ठीक है, एक है लिक्विडिटी ग्रुप, एक है सॉल्वेंसी ग्रुप, और दोस्तों तीसरा है हमारा एक्टिविटी ग्रुप। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय। तो दोस्तों करंट एसेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये होता है हमारा करंट रेशियो। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है क्विक रेशियो इज आल्सो नोन एज। तो क्विक रेशियो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो क्विक रेशियो कहा जाता है एसिड टेस्ट रेशियो को। क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो ही कहते हैं। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला यदि आपसे बोले तो डिनोमिनेटर में तो दोस्तों हम लोग करंट लायबिलिटी लिखते हैं, और नॉमिनेटर में क्या लिखेंगे दोस्तों, करंट एसेट लिखेंगे, है ना, क्विक एसेट, सॉरी नॉमिनेटर में क्या लिखेंगे, क्विक एसेट। तो दोस्तों इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ रिवाइज कर पा रहे हैं। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस, बताइए क्या होगा, तो नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी, एक तो ये हो गया। और दूसरा में क्या होता है दोस्तों, एक तो ये हो गया कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और दोस्तों इससे आप लॉन्ग टर्म फंड, इससे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस। ठीक है, तो दोनों का दोनों फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ये इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। वर्किंग कैपिटल गैप इज इक्वल टू सी ए माइनस वाट। बताइए दोस्तों वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है। देखिए एक होता है NWC तो मैंने समझा दिया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यदि हम वर्किंग कैपिटल गैप की बात करें, WCG की बात करें, तो करंट एसेट माइनस CLOBB होता है। और आप पूछेंगे CLOBB क्या है, दोस्तों CLOBB को याद रख लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है CL अदर देन बैंक बोरोइंग। CL अदर देन बैंक बोरोइंग। ठीक है, करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, इसे कहते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप। दोस्तों लेसन को आगे शुरुआत करने से, आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आगे जो 3 दिन आपके पास बचे हैं ABM एग्जामिनेशन में, दोस्तों आप मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQs को सॉल्व करें, MCQ से प्रैक्टिस करें। दोस्तों यदि आपके पास MCQs की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप MCQs हमारे चैनल के साथ ले सकते हैं। तो ये 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। तो दोस्तों इसमें आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिलेंगे, आप देख सकते हैं। यदि आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि आप MCQ से कंसेप्ट को क्लियर करें, एक ही MCQs को बार बार सॉल्व करें,
मान लीजिए कि 500 MCQ का सीरीज है, 2000 MCQ का सीरीज है, उसे ही एटलीस्ट 2-3 बार करके जाएं, तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी आसानी मिलेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। नेट वर्थ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, बताइए क्या होगा। नेट वर्थ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या होता है, तो एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है हमारा रिजर्व्स। टेंजिबल नेट वर्थ इज इक्वल टू नेट वर्थ माइनस डैश एसेट, तो सिंपल है, इसको इंटेंजिबल एसेट कहेंगे, है ना। देखिए फॉर्मुला इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, ये सब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, सब फॉर्मुला, है ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल डिवाइडेड बाय, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दोस्तों नेट सेल को नोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्या, स्टॉक वैल्यू को। ओके, वी विल राइट डिनोमिनेटर स्टॉक वैल्यू। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेब्टर वेलोसिटी रेशियो, डेब्टर इनटू 12 मंथ डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डेब्टर वेलोसिटी रेशियो में डेब्टर इनटू 12 मंथ डिवाइडेड बाय दोस्तों आपका होता है नेट सेल, ठीक है, ये होता है हमारा डेब्टर वेलोसिटी रेशियो। चलिए उसके बाद दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 में आपका क्रेडिट वेलोसिटी रेशियो कहा गया है, तो क्रेडिट वेलोसिटी रेशियो में देखिए यहाँ पे सेल है तो यहाँ पे आपका परचेज होगा, ठीक है। फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय, आपको बताइए क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ, शॉर्ट में उसे TNW भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। अब आप पूछेंगे टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, टेंजिबल नेटवर्थ इज इक्वल टू नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टेंजिबल नेटवर्थ को निकाल सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म यूज में क्या क्या आता है, फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन प्लस, तो प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, ये हमारा LTU होता है। एक बार इस फॉर्मूले को दोबारा देख लीजिए, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ दोस्तों, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए क्विक रेशियो का पहले मैंने बताया, क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, डेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म फंड माइनस लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल गैप होता है CA माइनस CLOBB, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेट वर्थ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व, हर एक साल 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है केस स्टडी के फॉर्म में। टेंजिबल नेट वर्थ इज इक्वल टू नेट वर्थ माइनस इंटेंजिबल एसेट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल अपॉन स्टॉक वैल्यू। उसके बाद दोस्तों डेटर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डेटर इनटू 12 मंथ अपॉन नेट सेल, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिटर इनटू 12 मंथ अपॉन नेट सेल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन टेंजिबल नेटवर्थ, LTU इज इक्वल टू फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन प्लस इंटेंजिबल एसेट। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 को, डैश एक्सपेंस आर फ्यूचर एक्सपेंस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस, दीज आर ट्रीटेड एज करंट एसेट, तो किस एक्सपेंस को हम लोग फ्यूचर एक्सपेंस कहते हैं, जिसको हम लोग एडवांस में ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। और दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस किसका पार्ट होता है, तो करंट एसेट का पार्ट होता है, इसको मैंने एडवांस में दे रखा है और वो करंट एसेट का पार्ट होता है। डैश एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस व्हिच आर इनकर्ड बाय अ कंपनी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन और बिफोर स्टार्टिंग टू अर्न इनकम। दोस्तों ये होता है हमारा प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, ठीक है, एक होता है हमारा प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, तो ये वो एक्सपेंस होता है जो कि कंपनी इनकर करती है अपने कमर्शियल ऑपरेशन को कमेंस करने से पहले। और दोस्तों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नाम बताइए, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम लोग दोस्तों फॉर्मेशन एक्सपेंस भी कहते हैं। डैश एक्सपेंस आर दोज दैट आर इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ये होता है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मतलब किसी कंपनी के कमेंसमेंट होने से पहले, है ना, और उसके इनकॉर्पोरेशन होने से पहले जो एक्सपेंस लगता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। उसके बाद दोस्तों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज, अब बताइए किस में ट्रीट कीजिएगा इसे, प्रिलिमिनरी और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस को, तो दोस्तों इसे हम लोग इंटेंजिबल एसेट में ट्रीट करते हैं। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको बैलेंस शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। दे देगा प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस इतना है तो आप किस में लीजिएगा, तो आप उसे इंटेंजिबल एसेट में लीजिएगा। In balance sheet, though original value of fixed asset is furnished while computing value of asset, we take into account value of fixed asset after deducting depreciation. This depreciated value of fixed asset is known as, बताइए कोई फिक्स एसेट है उसको डेप्रिसिएट हमने कर लिया, तो डेप्रिसिएट करने के बाद उसका वैल्यू क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों नेट ब्लॉक। If current asset is greater than current liability, then current ratio is less than 1 और greater than 1, बताइए क्या होगा, तो करंट एसेट यदि करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है तो दोस्तों आपका जो करंट रेशियो होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और यदि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बराबर है तो करंट रेशियो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो होता है। अगला है दोस्तों, यदि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कम है तो दोस्तों आपको बताना है करंट रेशियो क्या होगा, तो ये आपका लेस देन 1 होगा, ठीक है, ये दिस विल बी लेस देन 1। उसके बाद दोस्तों यदि करंट रेशियो 1 माइनस NWC है, तो व्हेन करंट रेशियो इज 1,
तो NWC कितना होता है बताइए। करंट रेशियो यदि आपका 1 है तो NWC कितना होगा, कैसे बताएंगे आप। NWC आप बताइए होता क्या है, NWC होता है CA माइनस CL। तो एंड यदि आपका करंट रेशियो 1 है मतलब CR यदि 1 है तो CA बराबर CL होगा, तो NWC आपका क्या होगा 0 होगा, है ना। चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि करंट रेशियो यदि 1 से बड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि CA आपका CL से बड़ा है, तो ये NWC आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, करंट रेशियो लेस देन 1 है मतलब CA आपका CL से कम है तो NWC आपका नेगेटिव होगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसा रेशियो होता है, ये हमने पहले ही बताया है कि इसको हम लोग गियरिंग रेशियो भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड गियरिंग रेशियो। डैश रेशियो और अ metric used to demonstrate the funding of an entity operation whether it was covered through debt or the investment made by the shareholder। तो उस रेशियो को क्या कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, दैट रेशियो इज नोन एज गियरिंग रेशियो, दैट रेशियो इज नोन एज गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो का दोस्तों और क्या क्या नाम है, तो गियरिंग रेशियो को दोस्तों हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड DER, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डैश इज द रेशियो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग लोन कैपिटल एंड कैपिटल रेज बाय द वे ऑफ इक्विटी। इन नंबरेटर वी टेक ओनली लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी एज डेब्ट। तो बताइए कि डेब्ट और इक्विटी के बीच के रेशियो को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों DER। DER क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, इसका दूसरा नाम है गियरिंग रेशियो। A company's dash refers to how it finance its operation and growth with different source of fund, on fund और loan fund। तो दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, a company's capital structure। कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है आपको कैसे वो अपनी ऑपरेशन को फाइनेंस करता है, ठीक है, एंड ग्रोथ विथ डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड। चलिए ये तो हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने बताया आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। देयर आर टू मेन फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल। तो दो मेन सोर्स ऑफ कैपिटल क्या क्या है बताइए, तो एक है हमारा इक्विटी कैपिटल, दोस्तों दूसरा है हमारा डेब्ट कैपिटल। द मेन डिफरेंस बिटवीन लोन कैपिटल एंड द इक्विटी इज दैट डैश हैज प्रायर चार्ज एंड हैज टू बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड। दोस्तों इसे कहते हैं इंटरेस्ट पेबल, है ना। इंटरेस्ट पेबल इज दैट इंटरेस्ट पेबल जो होता है दोस्तों, ये पहले इंटरेस्ट देना होता है तब जाके हम डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे। इक्विटी रेफर्स टू, इक्विटी किस चीज़ को रेफर करता है दोस्तों, इक्विटी का मतलब हुआ टेंजिबल नेटवर्थ, TNW, टेंजिबल नेटवर्थ। As the debt to equity ratio expresses the relationship between external equity that is liability and internal equity that is shareholder equity, it is also known as। तो debt to equity ratio क्या दिखाता है, तो debt आपका न्यूमरेटर में, इक्विटी आपका डिनोमिनेटर में। तो जो डेब्ट होता है वो लायबिलिटी होता है, इंटरनल इक्विटी स्टॉक होल्डर इक्विटी होता है। इसे और क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो, ठीक है। चलिए आगे 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है द कैपिटल इंटेंसिव एंटिटी मे हैव अ डैश डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेटिंग दैट नेट एसेट हैव बीन रेगुलरली मेंटेन्ड and finance through the debt obtained which would increase return in the future due to higher production। तो जो कोई आपका कैपिटल इंटेंसिव एंटिटी है तो उसका कैसा डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा, तो उसका हायर DER होगा, ठीक है, हायर DER होगा। वो इंडिकेट करेगा कि जो नेट एसेट है उसको मेंटेन किया है रेगुलरली और फाइनेंस किया है थ्रू द डेब्ट ऑब्टेन्ड व्हिच विल इंक्रीज रिटर्न इन द फ्यूचर। टर्नओवर रेशियो को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो टर्नओवर रेशियो को दोस्तों दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो। ये मैंने आपको पहले ही बताया, एक सॉल्वेंसी रेशियो है, एक आपका लिक्विडिटी रेशियो है और एक आपका एक्टिविटी रेशियो है, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो बेसिकली मेजर्स द एफिशिएंसी विच एसेट आर बीइंग यूटिलाइज्ड और मैनेज, दिस इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज। तो एक्टिविटी रेशियो का ऑल्सो क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग प्रोडक्टिविटी रेशियो कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे हम लोग इफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज आल्सो नोन एज, बताइए स्टॉक टर्नओवर रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो को दोस्तों हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहेंगे, नहीं तो स्टॉक वेलोसिटी रेशियो कहेंगे, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का ये भी नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। डैश रेशियो फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक, तो COGS बोलते हैं और एवरेज स्टॉक बोलते हैं। तो ये दोस्तों बताइए कौन सा रेशियो है,
जो आपको COGS अपन एवरेज स्टॉक को दर्शाता है। तो ये है दोस्तों हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। डैश रेशियो मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी हैज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड इट्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में एक कंपनी कितने बार अपने इन्वेंट्री को सोल्ड कर लिया और रिप्लेस कर लिया, ये कौन सा रेशियो होता है दोस्तों? तो इसी कॉल स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यही होता है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला आपका है COGS अपन एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय। तो COGS तो नोमिनेटर में रहेगा, लेकिन आपका डिनोमिनेटर में क्या रहेगा यदि हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो वो रहेगा दोस्तों हमारा एवरेज इन्वेंट्री। क्या रहेगा? यहाँ पे था एवरेज स्टॉक और यहाँ पे रहेगा एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा एवरेज इन्वेंट्री। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 को। डैश इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है हमारा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है दोस्तों? देखिए आप क्वेश्चन से सब कुछ सीखते चल रहे हैं, है ना। एवरेज इन्वेंट्री आप कहाँ यूज करेंगे? जब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? तो आपको क्लोजिंग बैलेंस लेना है और ओपनिंग बैलेंस ले लेना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा। और नोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कभी कभी सेल्स भी डाल देते हैं यदि COGS नहीं दिया हुआ है तो सेल्स डिवाइडेड बाय क्या होगा बताइए? तो सेल्स डिवाइडेड बाय आपका होगा इन्वेंट्री। डैश लेवल मेजर्स द एवरेज लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सेल इन्वेंट्री। दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम लोग? इन्वेंट्री होल्डिंग लेवल। क्या कहा जाता है इसे? इन्वेंट्री होल्डिंग लेवल। ठीक है। डैश मेजर्स द एफिशिएंसी विद व्हिच रिसीवेबल आर बीइंग मैनेज्ड, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो दोस्तों इसे कहते हैं डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है स्पीड ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, डेटा टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है? स्पीड ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेटा टर्नओवर रेशियो इज कंप्यूटेड दोस्तों बाय डिवाइडिंग द नेट क्रेडिट सेल ड्यूरिंग अ पीरियड बाय। तो डेटा टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है? नेट क्रेडिट सेल तो किससे डिवाइड करते हैं दोस्तों? एवरेज रिसीवेबल से। एवरेज रिसीवेबल। ठीक है। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इज आल्सो नोन एज, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम है अकाउंट पेबल turnover ratio. Account payable turnover ratio indicates the dash of the company. A high ratio means prompt payment to supplier for the goods purchased on credit, and low ratio may be sign of delayed payment. तो जो डेटा टर्नओवर रेशियो है वो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? ये इंडिकेट करता है क्रेडिट वर्दिनेस। दिस इंडिकेट क्रेडिट वर्दिनेस, मतलब यदि ज़्यादा होगा तो अपने क्रेडिट को चुका देगा, है ना, लोन को चुका देगा, नहीं कम होगा तो नहीं चुकाएगा। डैश और वर्किंग कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट इन टोटल करंट एसेट। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपका मतलब हुआ कि आप करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डैश रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग। बताइए क्या होगा? तो दोस्तों ये हमारा होगा वर्किंग कैपिटल गैप। मैंने बताया था ना WCG का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल गैप। तो आपको मैंने बताया था ना कि CA में से CLOBB को माइनस कर लीजिए, तो ये CLOBB क्या है? करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग, है ना, यही होता है हमारा वर्किंग कैपिटल गैप। A part of the current asset are financed by the current liability other than bank borrowing. The remaining portion of current asset which require financing is called. सिंपल सी बात है, करंट एसेट का दो पार्ट है। करंट एसेट का एक पार्ट वो है जो कि करंट लायबिलिटी फाइनेंस करती है ना, और एक जो बचा हुआ पार्ट है उसका फाइनेंसिंग कहाँ से होता है? ठीक है, तो उसे वो कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं WCG। यही तो है WCG का फुल फॉर्म। आपने क्या किया? करंट एसेट में से CLO करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग को हटा लिया, तो बचा आपका पार्ट WCG, है ना। चलिए, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर टोटल करंट लायबिलिटी इज नोन एज, तो क्या कहेंगे इसे दोस्तों हम लोग? इसे कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल, NWC। डैश रिप्रेजेंट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस विच इज ब्रॉट इन फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स। तो जो प्रमोटर है उसका कंट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे शो करते हैं? उसको NWC से, नेट वर्किंग कैपिटल से शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स और लॉन्ग टर्म यूज। इट इंडिकेट द मार्जिन और द लॉन्ग टर्म सोर्स प्रोवाइडेड बाय द बोरोवर फॉर फाइनेंसिंग अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो इसे कहते हैं NWC। तो दोस्तों NWC बेसिकली क्या है? एक तरह का मार्जिन है, जो कि जब भी बैंक लोन देती है तो मार्जिन लेती है ना बोरोवर से, तो वही है NWC, नेट वर्किंग कैपिटल। चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? चलिए, a process involving utilization of working capital is cycle 1. The cycle starts from getting raw material either on cash basis or on credit and end with realization of sale proceed and make payment to creditor.
दिस इज नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, या दोस्तों इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है, दोनों नाम है। द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर 2 आर। तो एक है दोस्तों हमारा बैलेंस शीट, और दूसरा दोस्तों स्टेटमेंट है उसे हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समराइजेस दैट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग अ फिस्कल क्वार्टर और अ ईयर। तो ये क्या समराइज करता है, तो ये समराइज करता है दोस्तों आपका जो रेवेन्यू है और आपका जो एक्सपेंस है उसको समराइज करता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग, तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या आता है, नेट रेवेन्यू में से क्या एक्सक्लूड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, ठीक है, ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑपरेटिंग इनकम इज ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम इज ग्रॉस प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग डैश एक्सपेंस। तो ये ऑपरेटिंग इनकम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या एक्सपेंस इंक्लूड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड सेलिंग एंड डैश एक्सपेंस, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद डैश इज द अमाउंट ऑफ मनी रिमेनिंग आफ्टर टेकिंग द नेट सेल्स ऑफ बिजनेस and excluding all the expenses, taxes, depreciation and other costs. In other words, this entity reflects the basic goal of the enterprise functioning with profit. तो ये इस अमाउंट ऑफ मनी को क्या कहते हैं, नेट इनकम। ये क्या होता है दोस्तों हमारा नेट इनकम। तो दोस्तों जितना भी पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी क्वेश्चन वहीं से आएगा, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको दोबारा देख लीजिए, इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा। आइए एक और हम लोग सीरीज को डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एन एंटरप्राइज शैल बी क्लासिफाइड एज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए दोस्तों किस बेसिस पर आप किसी इंटरप्राइज को दोस्तों माइक्रो, मीडियम और स्मॉल में क्लासिफाई करेंगे। तो एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डैश ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, on the basis of dash of investment in plant and machinery, एंड और इक्विपमेंट एंड टर्नओवर। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कंपोजिट क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट क्राइटेरिया। इसको मैं आपको नोट कर देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर, दोनों बेसिस है, टर्नओवर भी है और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी है। डैश इंटरप्राइज इज वन वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो बताइए कौन सा आपका होता है, ये होता है हमारा माइक्रो, है ना, माइक्रो इंटरप्राइज। तो माइक्रो इंटरप्राइज में आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है। डैश इंटरप्राइज इज वन इन विच इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटरप्राइज, इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्मॉल इंटरप्राइज। डैश इंटरप्राइज इज वन इन विच इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मीडियम इंटरप्राइज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेर स्टार्टेड इन द ईयर, स्टार्टेड इन इंडिया इन ईयर। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में कब आया था, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, बताइए कब आया था भारत में। तो दोस्तों ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में आया था 1991 में, 1991 में। तो दोस्तों यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है जो अपने एवीएम में एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, दोस्तों आप मेरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट में अपियर हुई। मैंने जितने भी क्वेश्चन फुल लेंथ मॉक टेस्ट में दिए हैं सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो आपको मैं इसके प्लान के बारे में डिटेल बताऊँगा। और यदि आप इसको फुल लेंथ देखते जाते हैं तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा जिसपे क्वेश्चन बार बार आया कि आपने पूछा है। कंसेप्ट वही रहता है दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न अलग रहता है, एप्लीकेशन अलग रहता है, तो हमें कंसेप्ट को क्लियर रखना है। अब वो कैसे क्लियर होगा, जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट को देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्विन इकोनॉमिक बैलेंस एग्जिस्टेड ड्यूरिंग 1990s एंड, बताइए ट्विन इकोनॉमिक बैलेंस कब एग्जिस्ट हुआ था। तो एक तो हुआ था दोस्तों 1990s में, तो वो सॉरी आपको पूछा है कौन कौन सा ट्विन इकोनॉमिक बैलेंस था, तो मैं आपको बता दूँ। तो ट्विन इकोनॉमिक बैलेंस था दोस्तों, एक था हमारा फिस्कल क्राइसिस, एक था हमारा दोस्तों फिस्कल क्राइसिस, और दोस्तों दूसरा था हमारा एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस, एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्राइसिस याद रखिएगा। ITS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ITS का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं,
आई से होता है दोस्तों, आई से होता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल एंड इनेबल सर्विसेज। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल सर्विसेज का फुल फॉर्म है ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, ITS का बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों TOT का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो TOT क्या होता है, तो TOT का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ। TOT का फुल फॉर्म है टर्म ऑफ द ट्रेड। ठीक है, IRS का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो IRS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये FRA का फुल फॉर्म पूछा गया है। FRA का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। CBLO का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों। CBLO क्या होता है, तो CBLO होता है दोस्तों कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। WMA क्या होता है, वेज एंड मीन एडवांस। CCI क्या होता है दोस्तों, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। इसको मैं लिख देता हूँ, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। ECB क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग। SDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये सब आपको पता है, बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद दोस्तों डैश पॉलिसी रेफर्स टू सेंट्रल बैंक एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड इन्फ्लुएंसिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी। ये होता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। डैश पॉलिसी रेफर्स टू गवर्नमेंट डिसीजन अबाउट टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग। इसे कहते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी। बोथ डैश एंड डैश पॉलिसी आर यूज्ड टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम। तो दोस्तों कौन कौन सा एक्टिविटी है, एक तो मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी और एक मैंने आपको बताया फिस्कल पॉलिसी। तो दोनों का काम क्या है कि रेगुलेट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी को ओवर टाइम। चलिए बेसिक कंसेप्ट था, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज द टूल बाय विच RBI कंट्रोल। बताइए मॉनेटरी पॉलिसी से RBI क्या कंट्रोल करती है, तो RBI कंट्रोल करती है दोस्तों मनी सप्लाई को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। और क्या कंट्रोल करती है दोस्तों, मनी सप्लाई के अलावा दोस्तों RBI कंट्रोल करती है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मनी की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करती है। और क्या कंट्रोल करती है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मनी को कंट्रोल करती है। डैश पॉलिसी इंक्रीजेज द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो उस पॉलिसी को क्या कहते हैं दोस्तों, जो कि पैसा को बढ़ा देती है इकोनॉमी में, इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी पॉलिसी। क्या कहते हैं इसे हम लोग, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। डैश मॉनेटरी पॉलिसी डिक्रीज द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, कंट्रैक्शनरी। सिंपल सी बात है, एक्सपेंशनरी में आपका क्या होगा, एक्सपेंशनरी में दोस्तों आपका सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी घट जाएगा। अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लॉयड बाय RBI इज। तो RBI के द्वारा जो अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया है इसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव, इसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसे शॉर्ट में हम लोग QE कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि RBI के द्वारा इम्प्लॉय किया गया। QE याद रखिएगा। डैश इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द सेंट्रल बैंक चार्ज ऑन द लोन एंड एडवांस टू कमर्शियल बैंक विदाउट सेलिंग और बाइंग एनी सिक्योरिटी। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, इस पर कोई सिक्योरिटी बिना खरीदे बेचे सेंट्रल बैंक जो भी लोन एडवांस कमर्शियल बैंक को दिए उस पर चार्ज करती है। तो दोस्तों उसे कहते हैं बैंक रेट, कॉल्ड बैंक रेट। उसके बाद दोस्तों डैश इज द डिस्काउंट रेट एट विच सेंट्रल बैंक repurchases government security from commercial bank depending on the level of money supply decide to maintain the country money system। तो डिस्काउंट रेट को क्या कहा जाता है दोस्तों, डिस्काउंट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। तो रेपो रेट पे क्या होता है, RBI जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रिपर्चेज करती है कमर्शियल बैंक से। तो रेपो इज शॉर्ट फॉर, तो रेपो दोस्तों शॉर्ट है रिपोजिशन। रेपो जो वर्ड बोलता हूँ इसे कहता है रिपोजिशन। नाम में देखिए ना लिखा हुआ है रिपोजेज, मतलब रिपोजेज दोबारा पोजेज करती है। क्या रिपर्चेज करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। तो जो भी उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को दे रखा था बैंक के पास उसको वापस लेगी, है ना। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगी तो दोस्तों बदले में क्या देगी, बैंकों को पैसा देगी, है ना। चलिए, डैश रेट इज द रेट एट विच RBI बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। तो उस रेट को क्या कहते हैं दोस्तों, उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बैंक रेट रिलेट्स टू डैश ट्रांजेक्शन एंड नो कोलेटरल इज इन्वॉल्व। तो बैंक रेट जो है इसमें कोई कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं होता है और ये लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन होता है। याद रखिएगा, बैंक रेट जो होता है लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन होता है, और जो रेपो रेट होता है वो होता है दोस्तों आपका शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन। और शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन है तो इसमें क्या होगा, कोलेटरल इन्वॉल्व होगा रिपर्चेज एग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका बैंक रेट और रेपो रेट में। नॉर्मली बैंक रेट इज डैश देन रेपो रेट। बताइए बैंक रेट जो है रेपो रेट से ज़्यादा होता है या कम होता है। दोस्तों बैंक रेट जो है दोस्तों नॉर्मल रेट आपका रेपो रेट से हायर होता है। ठीक है, डैश इज मॉनेटरी टूल प्राइमरली यूज्ड बाय द RBI टू मैनेज लिक्विडिटी एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
तो उस मॉनिटरी टूल क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, जो कि आरबीआई यूज़ करती है अपने लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। डैश इज द विंडो फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम आरबीआई इन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली, बैंक बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट रेट हायर देन द रेपो रेट। तो इस विंडो को क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसपे बैंक यूज़ करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेने के लिए, उस विंडो को कहा जाता है एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बेसिकली एक विंडो है जिससे आपका जिससे दोस्तों बैंक यूज़ करती है टू बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इमरजेंसी सिचुएशन। अंडर एमएसएफ बैंक कैन बोरो अप टू डैश। तो एमएसएफ के अंदर बैंक का लिमिट कितना रखा गया है, एनडीटीएल का कितना % बोरो कर सकती है, तो दोस्तों याद रखिएगा 1%, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, ये आरबीआई एक्ट है जो कि कहता है कि सभी शेड्यूल बैंक के पास एक एवरेज डेली बैलेंस आरबीआई के पास होना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में याद रखिएगा एमएसएफ का काम लेगी, एलएएफ कब लेगी, तो लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। और दोस्तों ये जो डेली बैलेंस आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है उसे हम लोग सीआरआर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। मैं यहाँ लिख देता हूँ सीआरआर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 34 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। डैश इज द मिनिमम % ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, याद है, ध्यान दीजिए, मिनिमम वर्ड को देखिए, मिनिमम % ऑफ डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन फॉर्म लिक्विड कैश गोल्ड और अदर सिक्योरिटी। इसे कहते हैं एसएलआर। क्या कहते हैं, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है डैश इज एम टू स्टरलाइज। यहाँ पे कीवर्ड है आपका स्टरलाइज, द एक्सेस मनी सप्लाई क्रिएटेड ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन बाय द आरबीआई। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग दिस इज नोन एज दिस इज कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। डैश रेफर्स टू अ सेंट्रल बैंक बाइंग और सेलिंग शॉर्ट टर्म ट्रेजरी एंड अदर सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट नॉट टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। ओएमओ में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म या ट्रेजरी को, अदर सिक्योरिटी को बाय करती है, सेल करती है ओपन मार्केट में, ताकि मनी सप्लाई को वो इन्फ्लुएंस कर सके। डैश इज द टूल इन द हैंड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेस्ट्रिक्ट बैंक फाइनेंस अगेंस्ट सेंसिटिव कमोडिटी। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एससीसी। याद रखिएगा फुल फॉर्म, एससीसी क्या है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये होता है हमारा एससीसी। इसे फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है डैश इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बीइंग यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अंडर दिस मेथड द सेंट्रल बैंक मेयरली यूज इट्स मोरल इन्फ्लुएंस ऑन द कमर्शियल बैंक। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग, इसे इस प्रोसेस का आता है मोरल सुएसन, दिस इज नोन एज मोरल सुएसन, ठीक है। डैश इज अ टूल अंडर विच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड 1 year to 3 year मनी टू द बैंक एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद मैचिंग और हायर टेन्योर। तो दोस्तों इसे कहा जाता है एलटीआरओ। क्या कहा जाता है, एलटीआरओ। याद रखिएगा फुल फॉर्म, एल से होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एलटीआरओ। अब देखो टीएलटीआरओ क्या है, तो टीएलटीआरओ में बस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन रहेगा, बस आगे में टारगेटेड लिख दीजिए, टारगेटेड वर्ड जुड़ जाएगा, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशन, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूडिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, इसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। डैश एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2003 विच सेट टारगेट फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। तो इस एक्ट का क्या नाम था, उस एक्ट का नाम था दोस्तों फिस्कल एफआरबीएम एक्ट। क्या था, एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एफआरबीएम एक्ट का किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो ईएस शर्मा, है ना, ये आपको पता है, डॉक्टर ईएस शर्मा, ठीक है। कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था। पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एज पर आरबीआई डायरेक्टिव। तो पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम जो है दोस्तों कौन डेवलप करता है, एनपीसीआई डेवलप करती है। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है डैश इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे क्या नाम था, इसे कहते हैं नीति आयोग। पहले ये प्लानिंग कमीशन था, अब हो गया नीति आयोग, है ना, नीति आयोग। डैश रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, तो मैंने बताया नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर लिया, ठीक है, ये थिंक टैंक है। उसके बाद डैश ऑफ आरबीआई विच वाज सेट अप इन द प्लेस ऑफ बीएससी एसबीआई एक्ट एज अ सिंगल नोडल पॉइंट
तो फॉर रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंप्लेंट और द डेफिशिएंसी सर्विस्ड बाय आरबीआई। तो ये क्या है दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों CEPO। इसका आंसर है CEPO। मैं बताता हूँ, ठीक है। 47 का आंसर है CEPO। आप पूछेंगे CEPO क्या है, तो C से है दोस्तों कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, CEPD सॉरी, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। पोर्टल यूज फॉर रिपोर्टिंग करेंसी चेंज ट्रांजेक्शन टू आरबीआई। उस पोर्टल का क्या नाम है? उस पोर्टल का नाम है दोस्तों CYMCC पोर्टल, ठीक है। ये देखना है आपको। उसके बाद दोस्तों डैश हैज बीन लॉन्च्ड एम्पावरिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज अक्रॉस द कंट्री। इसे कहते हैं MSME समाधान, ठीक है। साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर OMO इज नोन एज। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? साइमल्टेनियस परचेज को हम लोग क्या कहते हैं? इज नोन एज ऑपरेशन ट्विस्ट। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन ट्विस्ट। डैश इंडिया स्कीम इज इंटेंडेड टू सपोर्ट ST/SC वुमेन एंटरप्रेन्योर विद अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फॉर बैंक ब्रांचेज इन इंडिया। तो इस इंडिया स्कीम को क्या कहते हैं दोस्तों? स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। और एक है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जिसको इनोवेशन टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप करता है। द एप्लीकेंट हु नीड हैंड होल्डिंग सपोर्ट ही इज नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रेनी एंड रेडी फॉरवर्ड। दैट्स द लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म। तो इसे कहते हैं दोस्तों CBDC, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? CBDC। C से होता है सेंट्रल, B से होता है बैंक, डिजिटल करेंसी, ठीक है, डिजिटल फॉर्म इशू होता है। अंडर डैश द इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू मोनेटाइज 6 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इशू। तो ये है दोस्तों नेशनल मोनेटाइजेशन पे NMP, ये तो हम लोग देखा है, ठीक है। अच्छा, ये ईज याद रखिएगा, ये जो ईज है, ठीक है। ये ईज क्या है? इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, ईज का फुल फॉर्म पूछेगा, बता देता हूँ मैं ईज का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है इन्हांस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। इन्हांस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, ठीक है। और ईज जो है, ईज दोस्तों इसमें याद रखिएगा, ईज 1.0 था, जो कि इनेबलिंग बैंकिंग फ्रॉम होम। फिर उसके बाद ईज 2.0 आया, फिर ईज 3.0 आया, फिर ईज 4.0 आया, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है आपको। चलिए उसके बाद दोस्तों कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। मोनेटाइजेशन रेफरेंस फॉर द टर्निंग नॉन, ये तो पता है आपको। तो दोस्तों ये था हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन दोनों टॉपिक से। होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। PDF की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। यदि मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।